वेलकम टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आज का ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए सीधा आ जाता है काम की बात पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिलीपींस के बारे में। जी हाँ, फिलीपींस के बारे में। अगर आप यहाँ पे जाने की सोच रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लाइट के बारे में, वीज़ा, होटल, यहाँ तक कि ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में, इंटरटेनमेंट, टूरिज्म के लिए आपको कितने रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, ये सब इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये ट्रिप को मैंने एक वीक का रखा है और जो मैंने डेट चूज़ की है वो है 5 अप्रैल 2018 से लेकर 11 अप्रैल 2018 है। वैसे तो दोस्तों ये ट्रिप एक हफ्ता का है, एक हफ्ता घूमने के लिए कम होता है फिलीपींस, आप पूरी कंट्री अच्छे से नहीं देख पाएंगे। बट अगर आप एक स्टूडेंट है, एक बजट के अंदर है, तो एक वीक आपके लिए काफ़ी होगा। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप न्यू दिल्ली से फ़्लाइट लेंगे तो आपको 30,000 से लेकर 36,000 तक देने होंगे। अगली आप बात करते हैं बॉम्बे से। अगर आप बॉम्बे से जाने की सोच रहे हैं, बॉम्बे यानी मुंबई, अगर लोगों को आपको समझ में नहीं आया तो 26,000 से लेकर 30,000 के आपको देने पड़ेंगे। सबसे सस्ता प्राइस अगर आपको फिलीपींस जाना है तो आपको कोलकाता से मिलेगा, जो है 23,443 रुपीज़। अब जो मैंने फ़्लाइट्स के प्राइजेज़ आपको बताए हैं, ये शायद कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, क्योंकि ये एक पीक सीज़न है, आपको थोड़े ज़्यादा प्राइजेज़ देने पड़ेंगे। फिलीपींस घूमने का पीक सीज़न आपको दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में होता है। अप्रैल में आते-आते आपको थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे, पर इट्स ओके। अगर आप थोड़ा कम पे करेंगे और गर्मी में घूम लेंगे तो आप एक नई कंट्री भी घूम लेंगे एक अच्छे बजट के अंदर। फ्लाइट के बाद बात कर लेते हैं दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। आप जो भी नई कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं आपको चाहिए होता है वीज़ा। पर फिलीपींस के लिए एक अच्छी बात यह है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा रुकने वाले हैं तो हाँ, आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए आपकी 2 फोटोग्राफ्स, आपका रिटर्न टिकट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको आईडी प्रूफ जैसे कि, बस इतना ही चाहिए। आपको इसके लिए वीज़ा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके रुकने की। आप फिलीपींस में कहाँ रुकने वाले हैं और कैसे रुकने वाले हैं। दोस्तों, मेन अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने आपके सामने होटल्स के प्राइजेस अभी तक नहीं बताए हैं और मैं वीडियो में बताने भी नहीं वाला हूं अभी, क्योंकि आप दोस्तों फिलीपींस में बहुत सारी जगह पर रुकेंगे और हर एक जगह पर का होटल प्राइजेस बताना काफ़ी मुश्किल है एक ही वीडियो के अंदर। और सारे वीडियोज़ और आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले हैं। और आप मनीला में तो जाके रुकेंगे नहीं, इसलिए मैं खाली मनीला या सेबू के बारे में तो नहीं बताऊंगा पूरी इसके बारे में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं आपको कहाँ रुकना है, आपको कितना प्राइस लगेगा। बाकी अब मैं बताने जा रहा हूँ आपके लॉजिंग के बारे में, फूड के बारे में, ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, टूरिज्म के बारे में। इन सब के बारे में मैं बारी बारी बताऊँगा कि आपको कितना पे करना है एक बार में या अलग अलग, और आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट है या एक बजट के अंदर वहाँ घूमने जा रहे हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिंग यानी आपकी रुकने की व्यवस्था के बारे में। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एक बजट के अंदर है, मेनली आप, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए फोकस कर रहा हूँ जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, कम बजट के अंदर जाना चाहते हैं। लॉजिंग यानी आप कहाँ रुकने वाले हैं। अब दोस्तों, आप अकेले हैं या एक दो दोस्तों के साथ में हैं। अगर आपको सिर्फ सोना है, थोड़ा लेट के फ्रेश होके वापस बाहर जाना है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप हॉस्टल बुक करें, रूम बुक करें, एक रूम में जाएं, रहें, साफ़ सफाई करें अपनी और बाहर वापस जाएं। आप होटल में रुकेंगे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इससे बेटर आप हॉस्टल में रुकें। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करना चाहते हैं तो आप हॉस्टल के अंदर ही प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको रूम्स किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अच्छे से रेस्ट करके रुक के जाएंगे तो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात यहाँ पे याद दिला दूँ, जो भी यूज़फुल लिंक्स होंगे वो सब डिस्क्रिप्शन पे होंगे, तो आप बारी बारी से खुद चेक कर सकते हैं। आप अपना डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना प्राइस पे करना है, नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं फूड की। दोस्तों, आपके आने जाने के एक्सपेंस के बाद, आपके ठहरने के एक्सपेंस के बाद, आप सबसे ज़्यादा रुपए जहाँ खर्च करते हैं वो होता है फूड। अब मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा, और सलाह नहीं, मैं आपको फोर्सफुली यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप फूड हमेशा लोकल डिशेज ही ट्राई करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, एक हफ्ते के लिए भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। दोस्तों, आप इंडिया से गए हैं, आप इंडियन खाता हमेशा खाते ही रहते हैं, अपने पैसे बचाइए। मैकडोनल्ड्स, केएफसी ऐसी जगहों पे अवॉइड कीजिए। अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, अपने पैसे बचाइए, लोकल कुजीन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको नई नई चीज़, अगर आपको विद इन सिटी ट्रैवल करना है यानी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है, तो हमेशा आप
यूज़ कीजिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बसेस, लोकल ट्रेन्स। आप फिलीपींस में किसी भी सिटी या किसी भी आइलैंड में हैं तो आप वहाँ पे साइकिल रेंट पे ले सकते हैं और छोटी छोटी जगहों पर घूम फिर सकते हैं। आजकल उबर भी आ गई है तो आप उबर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर अवॉइड कीजिए टैक्सीज़ का, क्योंकि टैक्सीज़ में मीटर का चक्कर आता है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बेटर है आप या तो अगर छोटे डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो बाइक रेंट कीजिए, नहीं तो पैदल चलिए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, बेटर है। दोस्तों अगर आप कैमिगॉन, बॉहल, बनतायन, अल्नीडो में हैं तो आप बाइक भी, मोटरसाइकिल भी रेंट कर सकते हैं। मोटरसाइकिल रेंट करने के लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल रेंट करने के लिए आपको कितना पेमेंट देना होगा। अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो अब अल्कोहल की वजह से आप अपना बजट ख़राब कर सकते हैं, तो मैं आप पे रिकमेंड करूँगा अगर आप अल्कोहल पसंद है तो थोड़ा कम पीजिए, क्योंकि आप अल्कोहल में सारा पैसा डाल देंगे तो आप घूमने फिरने की जगह में आपको कट करना पड़ेगा। तो बेटर है इन सब चीज़ों पर बाद में ध्यान दीजिए, आप घूमने निकले हैं शराब पीने नहीं। फिलीपींस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको करने के लिए आपको टूर गाइड लेना ही पड़ेगा, और टूर गाइड लेने में दोस्तों ज़्यादा पैसा भी नहीं है लगेगा आपका। फिलीपींस में टूर गाइड की रीज़नेबल प्राइजेज़ है, तो आप और साथ ही साथ आप लोकल इकनॉमी को भी हेल्प करेंगे, तो बेटर है अगर आप कुछ जगहों पर टूर गाइड ले ले तो। और क्योंकि आप एक बजट के अंदर है तो आप वो बजट का पैसा बचा के थोड़ा पैसा यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस में एक नया सितारा जुड़ जाएगा। शायद आप लोग ऐसे ही बोले, पता नहीं। अगर मैं अब आपको एक मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो आपको पर डे, यानी अगर आप एक दिन में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं तो ये होगा दोस्तों, आप लॉजिंग में 600 से 700 रुपये पर डे दे सकते हैं, या ये एक एवरेज वैल्यू है जो आपको देने ही होंगे। फूड के लिए भी आपको $9 से $10 यानी इतने ही रुपए तक 600 से 700 रुपये तक देने होंगे। ट्रैवल के लिए भी आपको 600 से 700 रुपये देने होंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रुपए देने वाले हैं पर डे के हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है ड्रिंक्स, लॉन्ड्री, आपका कितना इंटरनेट यूसेज है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने रुपए उसमें खर्च करना चाहते हैं। और साथ ही साथ टूरिज़्म, जैसे कि कोई प्लेसेस है जहाँ आपको टिकट पे करना है, गाइड लेना है, तो इसके लिए भी पैसा आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च करने वाले हैं। तो अब आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइलैंड्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपको अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ऐसा ही आइलैंड पहले नंबर पे है कैमुगिन आइलैंड। यह आइलैंड फिलीपींस के सबसे साउथ में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं। फ़्लाइट लेने के बाद आपको बस और फेरी लेनी पड़ेगी बेलीगोन पोर्ट या बोनोई पोर्ट से। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे देखने के लिए सबसे फेमस जगह है वाइट आइलैंड। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस आइलैंड पे आप अगर मोटरसाइकिल रेंट पे ले लें तो आपको घूमने फिरने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ आपको स्मॉल बोट से जाना पड़ेगा इस आइलैंड के लिए, और जो फेरी का चार्ज है या जो स्मॉल बोट का चार्ज है वो है 450 से 500 फिलीपीन पैसों की। आप इस आइलैंड पे कहाँ पर रुक सकते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर चार्जेस लगते हैं 900 से 1000 फिलीपीन पैसो, जो इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 12। सेकेंड आइलैंड है बाहौल। बाहौल मशहूर है अपने तहसीर कन्वेंशन पार्क के लिए दोस्तों। ये सबसे टूरिस्टिस्ट आइलैंड में से एक है। अगर आप सीबू में हैं तो आप सीबू से यहाँ जाने के लिए फेरी आराम से आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है कन्वेंशन पार्क में जाने के लिए, हैंगिंग ब्रिजेस देखने के लिए, चॉकलेट हिल एंट्रेंस, इन सबको मिला के आपको पे करना पड़ेगा 630 फिलीपींस पैसों के बराबर। यहाँ पर भी आप कहाँ पर रुक सकते हैं इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली चीप प्राइस है कंपेयर टू अदर आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर एक रात के आपको देने पड़ सकते हैं 500 फिलीपीन पैसों के बराबर। तीसरा है सेबू आइलैंड। दोस्तों सेबू आइलैंड मशहूर है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, अपने आइलैंड्स के लिए। आप यहाँ पर स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। अगर आप स्नॉर्कलिंग पे इंटरेस्टेड है और आपको टूर लेना है तो इन सब के आपको देने होंगे 550 फिलीपींस पैसों के बराबर। अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे या किसी दूसरे ट्रैवलर के साथ तो आपको ये सस्ता पड़ सकता है। यहाँ पर रुकने के लिए महंगी और सस्ती जगह दोनों ही हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, सारे यूज़फुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे होंगे, तो आप हर एक लिंक्स पे पर्टिकुलरली जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब 3 आइलैंड्स के बारे में बता चुका हूँ। वैसे तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे आइलैंड हैं, जैसे कि बंटन आइलैंड, पोर्टरियो प्रिंसेसा, अल नीडो,
कोंजा सिटी, सगाड़ा, बानोई। दोस्तों इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एक एक करके। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको हर एक जगह का लिंक मिल जाएगा, उसके हॉस्टल्स के साथ में आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं इन सब के बारे में। क्योंकि मैं इन सबको एक एक करके अगर वीडियो में बनाऊँगा तो ये वीडियो आधे घंटे पौने घंटा का बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो के लिए। तो मैं इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको भी आसानी हो ढूंढने के लिए, आपको प्राइसेस के पूछने ना पड़े मुझसे बार बार कमेंट में। फिलीपींस के बारे में मैं आपको हर एक डिटेल दे चुका हूँ, फ्लाइट से लेके आपके टूरिज़्म खर्चे के बारे में आपको हर एक डिटेल मैंने छोटी बड़ी बताई है। और जो नहीं बताई है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।